नमस्कार, मैं अनूप द्विवेदी आप सबका अपने YouTube चैनल RCI द स्टडी पॉइंट में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का प्रकरण आदिकाल से संबंधित है। आदिकाल के विगत वर्षों के पूछे गए प्रश्न और भावी आने वाले समय में अति संभावित प्रश्न एक साथ संकलित किया है। आप इनका अवलोकन करें और अपनी तैयारी को एक नई गति दें। इसी प्रकार रीतिकाल के जो विगत वर्षों के प्रश्न पूछे गए हैं और अति संभावित प्रश्न जो आ सकते हैं आपके परीक्षा में, उन सब का संग्रह अगले वीडियो में। तो देखिए, पहला प्रश्न है, सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को कहा जाता है। तो सिद्ध कवियों की भाषा याद है, बिल्कुल संध्या भाषा। क्या कहा जाता है? संध्या भाषा। अगला प्रश्न है, आल्हखंड का दूसरा नाम है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और अनेक बार पूछा गया है। आल्हखंड दूसरा नाम, इसके लेखक, जितनी बार पूछा गया मैंने उनको अलग अलग वर्षों के हिसाब से रखा है। तो आल्हखंड का दूसरा नाम क्या है? परमाल रासो। परमाल राजा थे और आल्हा उदल उनके दो वीर सैनिक थे, जिनकी गाथा इसमें प्रस्तुत की गई है। और यह वर्षा ऋतु में पूरे उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में गाया जाता है। अधिकांश साहित्य इतिहासकारों के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि कौन है? तो देखिए प्रश्न क्या है, अधिकांश साहित्य इतिहासकारों के अनुसार तो पहला कवि किसे माना जाता है? सरहपा को। यद्यपि अलग अलग विद्वानों ने, इतिहासकारों ने अलग अलग कवियों को माना है, लेकिन सर्व प्रमुख और सबसे ज्यादा जो मान्यता मिली है वह सरहपा को। खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि कौन हैं? तो खड़ी बोली हिंदी में पहले रचना करने वाले हैं अमीर खुसरो। अमीर खुसरो। अगला प्रश्न है, आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहने वाले विद्वान। आदिकाल के नामकरण का वीडियो है, आप उसमें देख सकते हैं। अब तो याद भी हो गया होगा। बताइए, आदिकाल को सिद्ध सामंत काल। बिल्कुल, राहुल सांकृत्यायन ने कहा है। राहुल सांकृत्यायन ने। अगला प्रश्न है, परमाल रासो काव्य कृति के कवि का नाम है। तो परमाल रासो वही आल्हखंड है और इसके रचनाकार कौन है? जगनिक। अगला प्रश्न, संदेश रासक के रचयिता कौन है? संदेश रासक के रचयिता अब्दुल रहमान है। कौन है? अब्दुल रहमान। कभी कभी यह भी मिल जाता है लिखा हुआ, तो आप कंफ्यूज ना होना, अब्दुल रहमान भी लिखा रहता है। ठीक है, इस तरह से भी। अब आगे, सहजयान के प्रवर्तक हैं। तो सहजयान के प्रवर्तक बताइए, आपकी कैसी तैयारी है? इसका रिवीजन करते चलिए। पूरे आदिकाल का रिवीजन इसी बहाने हो जाएगा। तो सहजयान के प्रवर्तक सरहपा। अगला प्रश्न है, पद्मावत की विधा क्या है? पद्मावत तो महाकाव्य है, और अगर महाकाव्य आपके ऑप्शन में नहीं है तो प्रबंध काव्य लगाएंगे। यदि प्रबंध काव्य और महाकाव्य भी दिया है तो प्रबंध काव्य का ही भेद महाकाव्य है, तो आप महाकाव्य उत्तर देंगे। रासो ग्रंथ को आल्हखंड के नाम से किसे जाना जाता है? रासो ग्रंथ को आल्हखंड के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन दिए थे, कुमार रासो, परमाल रासो, विजय पाल रासो। तो अलग अलग चार ऑप्शन थे, तो उनमें से क्या उत्तर होगा आपको बताना है। सीधे एक उत्तर अब तो आपको याद होना चाहिए कि रासो ग्रंथ को आल्हखंड के नाम से परमाल रासो को जाना जाता। किसे जाना जाता है? परमाल रासो। फिर अगला प्रश्न है, विद्यापति की कौन सी रचना अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है? पूछा गया विगत वर्षों में प्रश्न है, तो कौन सी है? बिल्कुल कीर्ति पताका।
कीर्ति पताका। विद्यापति कीर्ति सिंह और शिव सिंह के दरबारी कवि थे। तो कीर्ति सिंह के लिए जो उन्होंने ग्रंथ लिखा वह कीर्ति लता लिखा, और शिव सिंह के सम्मान में उनके गुणानुवाद के लिए जो ग्रंथ लिखा वह कीर्ति पताका लिखा। कीर्ति पताका, राजा शिव सिंह। कभी कभी यह भी प्रश्न आता है कि विद्यापति किन राजाओं के दरबार में रहते थे, तो इसका उत्तर यही होगा, कीर्ति सिंह, शिव सिंह। आगे बढ़ते हैं। आदिकाल को वीर काल किसने कहा है? आदिकाल के नामकरण में आप सावधानी रखें, कंफ्यूज मत हो, गलत नहीं करके आना है, सही उत्तर देना है। तो आदिकाल के वीर काल, आदिकाल को वीर काल किसने कहा? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। विश्वनाथ, वीर और विश्वनाथ दोनों वासे हैं, याद रखिए। प्रसाद मिश्र। और वीर गाथा काल आए तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, वहां भी वह आ रहा है। और खाली वीर काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? तो राहुल सांकृत्यायन ने सरहपा को ही माना है। फिर अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल किसने कहा है? तो आदिकाल कहने वाले हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, बीसल देव रासों में किस शैली का प्रयोग हुआ है? श्रृंगारिक, गेय, आख्यान या प्रबंध? तो बीसल देव रासो नरपति नाल की रचना है और यह गेय शैली में लिखा गया है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि मुक्तक काव्य का यह प्रतिनिधि ग्रंथ है। ठीक है, यद्यपि यह प्रेमाख्यानक ग्रंथ है, लेकिन जब शैली की बात आए, श्रृंगारिक, आख्यान, प्रबंध, गेय, तो प्रबंध में नहीं आता है, मुक्तक काव्य है और मुक्तक काव्य का प्रतिनिधि ग्रंथ है। फिर आगे बढ़ते हैं। भविष्यत कहा के रचनाकार कौन है? तो भविष्यत कहा के रचनाकार धनपाल है। ठीक। आदिकाल को बीज वपन काल किसने कहा? अगला प्रश्न है, आदिकाल को बीज वपन काल। तो बीज वपन काल याद है? बिल्कुल, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न देखिए, सुमेलित कीजिए। इस तरह भी प्रश्न बनते हैं, पूछे गए हैं। बीसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, कुमार रासो। अब ऑप्शन सामने दिए हैं, तो बीसल देव रासो नरपति नाल याद है, मिला दीजिए। पृथ्वीराज रासो चंदबरदाई, उसके बाद परमाल रासो जगनिक, फिर है कुमार रासो दलपति विजय। मैंने ट्रिक भी बताई थी, विजय होने पर खुमार आता है, खुमारी आती, तो खुमार रासो दलपति विजय, याद रखिए। इस तरह से भी पृथ्वीराज रासो महाकाव्य के रचयिता हैं। इस तरह प्रश्न पूछा गया, कभी मिलान में पूछा जाता है, कभी अलग से पूछा जाता है, बनता ही है प्रश्न। तो पृथ्वीराज रासो महाकाव्य के रचयिता कौन है? चंद्रबरदाई। ये लिखिए नाम, यही इसका उत्तर है, चंद्रबरदाई। फिर हिंदी का प्रथम कवि कौन माना जाता है? इस तरह से प्रश्न है, सरहपा, सबरपा, कबीर, देव। क्या उत्तर होगा आपका? सरहपा। अलग अलग कैसे प्रश्न बने हैं उन सबको मैंने यहाँ संकलित किया, कुछ नहीं छोड़ा। फिर देसिल बैना सब जन मिठा उगती है। इसका कथन है, देसिल बैना सब जन मिठा। बिल्कुल विद्यापति। विद्यापति। अगला है उपदेश रसायन के रचयिता। उपदेश रसायन ग्रंथ किसका है? तो आपकी तैयारी तो होगी ठीक ठाक, अब बताएं। उपदेश रसायन, बिल्कुल जिनदत्त सूर्य। जिनदत्त सूर्य। फिर अगला प्रश्न है, शालिभद्र सूर्य की रचना है। शालिभद्र सूर्य की रचना का नाम बताना है।
तो क्या उत्तर होगा? भरतेश्वर बाहुबली रास, बहुत पूछा जाता है। भरतेश्वर बाहुबली रास। अगला प्रश्न है, कौन शिलांकित कृति है? शिलांकित कृति तो पाहुड़ दोहा, राहुल वेल, प्राकृत पैंगलम या वर्ण रत्नाकर। तो उत्तर इसका होगा राहुल वेल, बी, शिलांकित कृति, शिला में अंकित। अगला, किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? अपभ्रंश का वाल्मीकि, बताइए। बिल्कुल, किस कवि को कहा जाता है? स्वयंभू को, क्योंकि राम कथा वाल्मीकि ने भी लिखी है और राम कथा स्वयंभू ने लिखी है। फिर सरहपा का संबंध है, सरहपा का संबंध किससे? सिद्ध है, नाथ है, रासो है, जैन है? सिद्ध, बिल्कुल। फिर आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा है? बहुत आसान प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, और पूछे गए हैं सारे प्रश्न। तो इस तरह से पूरा आदिकाल का रिवीजन एक साथ, ये प्रयास है मेरा। फिर है कुमार रासों के रचयिता कौन? कुमार रासो देखिए वहां भी मिलाया गया है, दलपति विजय, यही उत्तर होगा। कुमार रासो के रचयिता, अकेला भी पूछा जा सकता है प्रश्न और सुमेलित में भी। दलपति विजय। अगला प्रश्न है, महापुराण के रचनाकार हैं। तो महापुराण किसका ग्रंथ है? बिल्कुल, इसका दूसरा नाम क्या है? 63 महापुरुष गुणालंकार, 63 महापुरुष गुणालंकार। और इसका दूसरा नाम, जिसे महापुराण के नाम से जाना जाता है, इसमें 63 महापुरुषों के जीवन का, उनकी विशेषताओं का वर्णन है, और इसके रचनाकार हैं पुष्यदंत। फिर है, कलचुरी राजवंश के किसी सामंत की 7 नायिकाओं का नक्शिक वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? तो इसका उत्तर है, बिल्कुल आपने पढ़ा है, कुवलय माला कथा। और कुवलय माला कथा किसका ग्रंथ है? उद्योतन सूर्य का है, और यह गद्य रचना है। उद्योतन सूर्य कृत कुवलय माला कथा, कुवलय माला कथा। फिर अगला प्रश्न, भ्रमर गुफा के लिए दूसरा उपयुक्त नाम क्या है? भ्रमर गुफा कहा जाता है, यहाँ पर स्थित होता है ब्रह्मरंध्र। ब्रह्मरंध्र को सिद्धियों ने, जो सिद्ध हुए हैं 84, उन्होंने भ्रमर गुफा कहा है, और यही ब्रह्मरंध्र है। क्या कहा है? भ्रमर गुफा किसके लिए कहा है? ब्रह्मरंध्र के लिए, ब्रह्मरंध्र। फिर है, सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व था। शून्य की प्राप्ति, शून्य का पूरक तो ज्ञान था। उत्तर क्या होगा? ज्ञान। तो देखिए अगला प्रश्न है, माधव हम परिणाम निराशा। शिल्पी में इसका उत्तर राम तुलसीदास ने दिया हुआ है, जो कि गलत है। माधव हम परिणाम निराशा पंक्ति विद्यापति की है। विद्यापति। फिर अगला प्रश्न, सिद्धों की साधनावस्था से निकली वाणी क्या कहलाती है? तो सिद्धों की साधनावस्था से निकली वाणी चर्यापद के नाम से जानी जाती है। चर्यापद ऑप्शन रहेगा, उसमें आपको टिक करना रहेगा। हठ योग के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो हठ योग के प्रवर्तक कौन है? गुरु गोरखनाथ। गोरखनाथ। और यह पंक्ति 9 लख पातर आगे नाचे पीछे सहज अखाड़ा, यह पंक्ति किसकी है? तो इसके भी रचनाकार गोरखनाथ हैं। अगला प्रश्न है, नाथों की कुल संख्या कितनी मानी गई? तो नाथों की कुल संख्या कितनी है? 9, नवनाथ, याद रखिए। पौंचर्यु के रचनाकार
पौंचर्यु किसकी रचना है? स्वयंभू की। और एक प्रश्न इसी में और साथ में हमने ऐड कर दिया है कि किसने पूर्ण किया। यह अधूरा रह गया था, 5 कांड है इसमें, तो इसे पूर्ण किसने किया? तो इनके पुत्र, स्वयंभू के पुत्र त्रिभुवन ने पूर्ण किया। त्रिभुवन, याद रखिए नाम, ये स्वयंभू के पुत्र हैं। इन्होंने अधूरी रचना पौंचर्यु को पूर्ण किया। और पौंचर्यु में रामचरित का वर्णन है, राम के चरित्र की, राम की कथा का। अपभ्रंश का पाणिनि किसे कहा जाता है? बिल्कुल शब्दानुशासन हेमचंद्र सूर्य। अगला प्रश्न है कि हिंदी की प्रथम रचना श्रावकाचार के रचयिता है। तो आचार्य देवसेन। श्रावकाचार किसकी है? देवसेन की। याद है? अब तो रिवीजन करना है मात्र। फिर है पौंचर्यु में कितने कांड हैं? तो पौंचर्यु में कितने कांड हैं? 5 कांड। ठीक है। रामचरितमानस है सुंदर कांड और उत्तर कांड, ये 2 कांड मेल खाते हैं उसमें जिनके नाम हैं। फिर कौन जैन संत स्वयं को अभिमान मेरु कहा करते थे? जैन संत स्वयं को अभिमान मेरु, क्या नाम है? पुष्यदंत। कहीं कहीं पुष्पदंत मिलता है, कहीं कहीं पुष्यदंत। फिर हमीर रासो के रचनाकार हैं, हमीर रासो, बिल्कुल सारंगधर। फिर है कुमारपाल काव्य के रचनाकार। कुमारपाल किसकी रचना है? बिल्कुल सोमप्रभ सूर्य, सोमप्रभ सूर्य। अगला प्रश्न है अपभ्रंश का व्यास किसे कहा जाता है? देखिए, सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे में अपभ्रंश का व्यास स्वयंभू को माना है, जबकि यह उत्तर ठीक नहीं है। अपभ्रंश का व्यास पुष्यदंत को कहा जाता है। पुष्यदंत या पुष्पदंत, क्योंकि पुष्पदंत ने अपनी रचना महापुराण के उत्तर कांड में रामायण और महाभारत दोनों का वर्णन किया है, दोनों की कथा वर्णित की है, इसलिए इन्हें अपभ्रंश का व्यास कहा जाता है। अपभ्रंश का भवभूति भी इन्हें कहा जाता है। भवभूति, अपभ्रंश का भवभूति। तो अपभ्रंश का व्यास और अपभ्रंश का भवभूति दोनों किसे कहा जाता है? पुष्पदंत को। फिर 1272 मझारी जेठ बदी नवमी बुधवार किस रासो ग्रंथ से उद्धृत है? यह किस रासो ग्रंथ की रचना को प्रारंभ करने से पूर्व ये लिखा है? तो इसका उत्तर होगा बीशल देव रासो। पढ़ा है आपने? अच्छी बात है। नहीं पढ़ा है तो जान लीजिए, बीशल देव रासो। रचनाकार कौन है? नरपति नाल। रचनाकार भी नरपति नाल है, याद रखिए, महत्वपूर्ण है। फिर अगला प्रश्न है पुस्तक जल्हड़ हाथ दय चल गर्जन नृपराज किसकी पंक्ति है? किसने कहा है? तो ये चंद बरदाई की पंक्ति है। पुस्तक जल्हड़ हाथ दय चल गर्जन नृपराज, चंद बरदाई। वो पुस्तक कौन सी थी? पृथ्वीराज रासो। जिसे पूर्ण किसने किया? ये पुत्र का नाम आता है जल्हड़। चंद बरदाई के पुत्र जल्हड़ ने। इसके दरबार में एक कवि थे चंद बरदाई, बिल्कुल पृथ्वीराज चौहान। फिर हिंदी में पहली बार 12 मासा का वर्णन हुआ है, इसका उत्तर भी बीशल देव रासो होगा। किसमें? बीशल देव रासो में, बीशल देव रासो। फिर अगला प्रश्न है 12 वर्ष लो कुकर जिए और 13 लो जिए सियार किस ग्रंथ से उद्धृत है? बरस 18 छत्री जीवे आगे जीवन को धिक्कार, इसके अगली पंक्ति में है। तो यह किस ग्रंथ में है? परमाल रासो। परमाल रासो, जिसे आल खंड के नाम से जाना जाता है।
जगदिग रचनाकार। फिर परमाल रासों का सर्वप्रथम प्रकाशन किसने कराया? तो परमाल रासों का सर्वप्रथम प्रकाशन चार्ल्स इलियट ने कराया। किसने? चार्ल्स इलियट। सर्वप्रथम दिया है, इसका मतलब उसके बाद में भी हुआ। हाँ, नागरिक प्रचारिणी सभा के माध्यम से हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसके बाद प्रकाशित कराया परमाल रासों को। आगे पृथ्वीराज रासों को प्रमाणिक ग्रंथ मानते हैं। देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है, अनेक परीक्षाओं में पूछा गया है। पृथ्वीराज रासों को प्रमाणिक ग्रंथ मानते जेम्स टाड, वूलर, शुक्ल या हजारी प्रसाद द्विवेदी? बताइए क्या उत्तर होगा? प्रामाणिक। ये देखिए, ध्यान दीजिए इस पर। तो कौन मानते हैं? जेम्स टाड। कहीं कहीं कर्नल टाड भी मिलता है। इसके अतिरिक्त जो प्रामाणिक मानते हैं वे श्याम सुंदर हैं, मिश्र बंधु हैं, कर्नल टाड हैं और मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या हैं। ये 4 लोग हैं। श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु, कर्नल टाड या जेम्स टाड और मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या। ठीक है। तो फिर वूलर क्या मानते हैं? वूलर और आचार्य रामचंद्र शुक्ल, देवी प्रसाद, इन्हें इस ग्रंथ को अप्रामाणिक मानते हैं। इसके अतिरिक्त मुरारीदान हैं, गौरी शंकर, हीरानंद ओझा हैं, ये जो इसे अप्रामाणिक मानते हैं। तो इसके बाद तीसरी भी इसमें मान्यता है अर्ध प्रमाणिक मानने वालों को। और ये भी प्रश्न बना है, पूछा गया है कि सबसे जो है अधिक मान्यता किसे दी जाए, अप्रामाणिक, प्रामाणिक या फिर अर्ध प्रामाणिक? तो इसका उत्तर होगा अर्ध प्रामाणिक। सबसे अधिक मान्यता इसे प्राप्त है। तो अर्ध प्रामाणिक मानने वाले कौन हैं? अप्रामाणिक मानने वाले हो गए वूलर, शुक्ल, और अर्ध प्रामाणिक मानने वाले हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मुनिजिन विजय, सुनील कुमार चटर्जी और डॉक्टर दशरथ ओझा। तो इतने लोग इसे क्या मानते हैं? अर्ध प्रामाणिक। फिर दोहराए, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर सुनील कुमार चटर्जी और डॉक्टर दशरथ ओझा तथा मुनिजिन विजय इसे अर्ध प्रामाणिक मानते हैं। ठीक है। वूलर, शुक्ल, मुरारीदान, देवी प्रसाद क्या मानते हैं इसे? गौरी शंकर, हीराचंद ओझा अप्रामाणिक, और जेम्स टाड, श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु तथा मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या इसे प्रामाणिक मानते हैं। आगे बढ़ते हैं। किस ग्रंथ की नायिका राजमती है? तो इसका उत्तर भी होगा बीशल देव रासो। एक प्रश्न हाँ हो गया। हिंदी में पहली बार 12 मासा का वर्णन बीशल देव रासो। फिर किस ग्रंथ की नायिका राजमती है? क्या होगा? बीशल देव रासो, बीशल देव रासो। फिर है अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? अबुल हसन। वास्तविक नाम क्या था? अबुल हसन। फिर अगला प्रश्न है कि विद्यापति की पदावली की भाषा क्या है? बताइए उत्तर। बिल्कुल पढ़ा आपने, मैथिली। क्या है? मैथिली। अगला प्रश्न है विद्यापति ने किस रचना को कहानी शब्द का प्रयोग किया है? कहानी शब्द विद्यापति ने अपनी रचना में प्रयुक्त किया है। तो किसमें? तो उसका उत्तर क्या है? कीर्तिलता। कीर्तिलता। फिर कीर्तिलता को भृंग भृंगी संवाद के नाम से कह करके किसने पुकारा है? क्या उत्तर होगा? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है किसने पृथ्वीराज रासो को सुख सुबी संवाद के रूप में मान्यता प्रदान की माना है? तो इसका उत्तर भी होगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है। दोनों प्रश्न के उत्तर एक ही है। कीर्तिलता जो विद्यापति की है उसे भृंग भृंगी संवाद कहकर पुकारा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, और पृथ्वीराज रासो को सुखसुखी संवाद के रूप में स्वीकार किया है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। फिर है विद्यापति की भाषा को देशी वाणी कहा है।
किस भाषा को, विद्यापति ने किस भाषा को देशी वाणी कहा है? क्या उत्तर होगा? अपभ्रंश। बिल्कुल ठीक, अपभ्रंश। फिर अगला प्रश्न है, विद्यापति को श्रृंगारी कवि माना है? जॉर्ज ग्रियर्सन ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। क्या उत्तर होगा? बिल्कुल, आजकल आध्यात्मिक रंग के चश्मे बहुत सस्ते हो गए हैं। कथन याद है ना? बिल्कुल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। किसके लिए है? विद्यापति के लिए है। तो श्रृंगारी किसने माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। जॉर्ज ग्रियर्सन ने क्या माना है? बिल्कुल, रहस्यवादी। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या माना है? भक्त माना है। ठीक है, सूत्र भी इसके लिए बताया था कि श्रृंगारी मानने वाले कौन कौन हैं? याद है? सुहरारा, सुहरारा, सुंदर हरा हरा रा। तो सु से सुभद्रा जहा, हा से हर प्रसाद शास्त्री, रा से रामचंद्र शुक्ल, दूसरा रा डॉक्टर राम कुमार वर्मा के लिए है, और तीसरा रा राम वृक्ष वेनीपुरी। इतने लोग इन्हें श्रृंगारी मानते हैं। फिर इसके अतिरिक्त दूसरा क्या है कि भक्त मानने वाले, तो भक्त मानने वाले हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी, हाँ बस बताया था सूत्र, बाबू ब्रजनंदन सहाय और श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास भी इन्हें भक्त मानते हैं। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के साथ साथ श्याम सुंदर दास, याद रखिए, श्याम सुंदर दास जो प्रसिद्ध नाम है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास और बाबू ब्रजनंदन सहाय, इन्हें भक्त मानते हैं। क्या मानते हैं ये लोग? भक्त। श्रृंगारी कौन मानता है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सुभद्रा झा, हरप्रसाद शास्त्री, राम कुमार वर्मा, राम वृक्ष वेनीपुरी। फिर जॉर्ज ग्रियर्सन रहस्यवादी मानते हैं, और जॉर्ज ग्रियर्सन के अतिरिक्त नागेंद्र नाथ गुप्त और जनार्दन मिश्र इन्हें रहस्यवादी मानते हैं। जान न जाने, सूत्र बताया था। पाहुड़ दोहा किसकी रचना है? तो पाहुड़ दोहा मुनि राम सिंह की रचना है। राम सिंह, याद है? ठीक से दोहरा लीजिए, परीक्षाएं निकट हैं आपकी। आत्मबोध किसकी रचना है? आत्मबोध पूछी गई है, अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन है यह। तो आत्मबोध बताएं। बिल्कुल, गोरखनाथ। आत्मबोध किसकी रचना है? क्या उत्तर होगा आपका? गोरखनाथ। यह आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस है। आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस क्या है? इसी के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल कहा है। तो वीर रस प्रमुख है आदिकालीन साहित्य का। पूछा गया प्रश्न है पीजीटी का। स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? ये भी प्रश्न पूछा गया है कि स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? क्या उत्तर होगा? बिल्कुल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा। फिर खने खन नयन कौन अनुसरई, खने खन वसन धूल तन भरई, यह कथन किसका है? ये पंक्ति किसकी? तो क्या होगा इसका उत्तर? विद्यापति। विद्यापति, इसका उत्तर होगा विद्यापति। फिर है प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? तो निश्चित रूप से प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? बिल्कुल ठीक उत्तर है आपका पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो। अगला प्रश्न, अपभ्रंश काव्य का सुप्रसिद्ध छंद है। अपभ्रंश पूछा गया प्रश्न है, अपभ्रंश काव्य का पीजीटी का तो सुप्रसिद्ध छंद क्या है? पद्धति। कड़वक भी दिया है ऑप्शन में, लेकिन कड़वक आप नहीं लगाएंगे। पद्धति, ठीक, इसे पद्धड़िया बंध भी कहते हैं। पद्धड़िया बंध के नाम से भी जाना जाता है। फिर जिस प्रकार गाहा या गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता है, उसी प्रकार दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश का बोध होता है। कथन किसका है? तो क्या उत्तर होगा आपका? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। ठीक है, तो यह आदिकाल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो पूछे गए हैं
और जो जिनकी आने की प्रबल संभावना है, ऐसे प्रश्नों का मैंने संकलन किया है। मैं आशा करता हूं कि इससे आपको अपनी तैयारी में मजबूती प्रदान होगी, आप अपनी तैयारी को और मजबूत समझेंगे। और यदि आपको ये अच्छा लगा हो, ये तैयारी आपकी अच्छी हुई हो, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। पढ़ते रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें।